जब रात होती है, नाइटिंग अकेले बैठी होती है और थोड़ी उदास सी दिखती है। बैंडी अचानक उसके सामने आती है और पूछती है कि वो दोपहर में चुपके से गायब क्यों हो गई थी। नाइटिंग पहले तो चुप रहती है और कहती है कि वो वैसे ही चली गई, लेकिन फिर बैंडी अपने कपड़े उतारती है और अपने गाउन के नीचे छुपे हुए बड़े सामान दिखाती है और नाइटिंग को याद दिलाती है कि वो उससे कुछ नहीं छिपा सकती, इसलिए सच सच चुपचाप बता ही दे। नाइटिंग शर्मा जाती है, शायद इसलिए क्योंकि बैंडी का सामान उसके सामान से काफ़ी बड़ा है। बाद में दोनों बेड पर एक साथ लेटी होती है और बैंडी अपने दोस्त को बार बार कहती है कि वो उसने अपने दिल की बात बताए। नाइटिंग अपने दोस्त को याद दिलाती है कि राजकुमार ने जब कहा था कि वो एक जादूगरनी से शादी करेगा तो वो सच बोल रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई झूठ बोलता है या नहीं, क्योंकि वो डिटेक्ट कर सकती है। बेंडी तुरंत उसे चेतावनी देती है और ये बात वो कभी भी बीच एसोसिएशन के किसी मेंबर को नहीं बताए, ये सलाह देती है। जब नाइटिंग पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तो बेंडी समझाती है कि राजकुमार एक दिन ग्रे कासल का राजा बनेगा और शायद देशवासी का एक ऐसे राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसका कोई बारिश ही ना हो, तो जादूगरनी के फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकता है। बेंडी को भी लगता है कि नाइटिंग को राजकुमार और एना के करीब आते हुए रिश्ते से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। वो उससे पूछती है कि वो रानी बनना पसंद करेगी या बस राजकुमार के साथ ऐसे ही रहना चाहेगी। नाइटिंग दूसरा ऑप्शन चूज करती है। तभी बेंडी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि वो पहले से ही राजकुमार के पास है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। वो उसे समझाती है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले और बस राजकुमार के साथ खुशी से जिए। अब यहाँ से सीन कट होता है और सीन फिर होली सिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी प्रीस्ट के हाथों बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हो रहा होता है। वो प्रीस्ट ये सब एक सेरेमोनी के नाम पर कह रहा होता है। इस काम का दर्द इतना तीव्र है कि वो आदमी मरने की भीख मांगता है ताकि उसे ये दर्द सहन ना करना पड़े। इस दौरान आर्च बिशप मेन बहुत घबराया हुआ दिखाई देता है। तभी चर्च का बड़ा बॉस आता है और मेन को ये टॉर्चर रोकने का ऑर्डर देता है। प्रिस्ट मेन तुरंत बताता है कि ये आदमी भी एलिट जजमेंट आर्मी के टेस्ट में फेल हुआ था और हमारे सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि पोप ओब्राइन है, जो इस घटिया प्लान का मास्टरमाइंड है। पोप उसे कहता है कि वो आदमी को अब आराम भी करने दे, लेकिन जब वो आराम कहता है उसका मतलब है कि उस फेल्ड सब्जेक्ट को वहीं खत्म कर दे। फिर वो पोप अपने जूनियर का हाथ पकड़ता है और उसे यकीन दिलाता है कि पुराने दिनों में वो उससे भी ज़्यादा नर्वस हुआ करता था जब उसने पहली बार ये सेरेमनी होस्ट की थी। वो बताता है कि उसकी एज 45 थी जब उसने ये सब पहली बार देखा था। उसी समय उसे खून की स्मेल से चक्कर आ गए थे और उसे उल्टियाँ होने लगी थी। मेन अपने सीनियर से पूछता है कि क्या ये सेरेमनी सच में इतनी ज़रूरी है और वो आखिर वो कितने सिपाहियों को जजमेंट आर्मी में बदलने चाहते हैं। बूढ़ा आदमी बस चल देता है और कहता है कि कुछ समय बाद सब क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि जब वो अगला पोप बनेगा तो उसके सारे सवालों के जवाब चर्च के सीक्रेट लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। अचानक एक आदमी उनका ध्यान खींचता है और पोप उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो इस सेरेमनी में हिस्सा लेगा। वो योद्धा हाँ कहता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो रैकुट रोटेट है। वो होली सिटी का एक साधारण सा गार्ड है। उसके लिए ये बहुत सम्मान की बात है। उसे इस ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी में शामिल होने का चांस मिला है। वो खुद को काफी किस्मत वाला समझता है। थोड़ी देर बाद वो एक जादूगरनी को लाते हैं जो पहले से ही ड्रीमलैंड वाटर के कारण बेहोश हो गई है। वो एक नए योद्धा को उसी बेंच पर बांधते हैं जहां पहले दूसरा आदमी था और तुरंत उस जादूगरनी का खून निकालना शुरू कर देते हैं। वो इस खून को कुछ डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट के साथ मिलाते हैं और ये मिक्सचर एक मिस्टीरियस नीला लिक्विड बन जाता है जिसके बारे में आर्च बिशप को भी कोई आइडिया नहीं होता। फिर वो उस सोल्यूशन को उस युद्ध के जिस्म में इंजेक्ट करते हैं। इस बात का चांस है कि वो पनिशमेंट वॉरियर्स यानी जजमेंट आर्मी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन काम कर गया तो उनके इमोशंस और दिमाग को ख़त्म कर देता है। उन्हें बस एक पत्थर दिल योद्धा बना देता है जिसमें थोड़ी भी सोच नहीं बची होती। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाए और ये आदमी बहुत ज़्यादा दर्द सहकर मर जाए। लेकिन प्रीस्ट इसके लिए पूरी तरह रेडी है क्योंकि ये उनका डीमन से लड़ने का एक ही चांस है।
ऐसा लगता है ये आदमी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में पास हो गया है। थोड़ी देर बाद जूनियर और सीनियर प्रीस्ट एक साथ चल रहे होते हैं। पोप बिशप मेन को शाबाशी देता है और उसने एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी होस्ट की है जिसमें 62 यानी कि 62 योद्धाओं को उनका टेस्ट किया गया था और आधे से ज़्यादा उसमें पास हो गए थे। फिर वो बूढ़ा आदमी एक नए जहर के बारे में बात करता है जो मास्टर क्रोज आइंस ने बनाया है। अगर इस जहर को किसी सड़ती हुई लाश पर लगाया जाए तो ये आसपास के एरिया में फैल जाता है और ये जहर हवा में तैरता है, इसलिए इसे खाने या छूने की जरूरत नहीं होती। इसका कोई इलाज भी नहीं है। पोप एक डरावने अंदाज में पूछता है क्योंकि इसे ग्रे कासल के खिलाफ यूज किया जाए। वापस बॉर्डर टाउन में, अब यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब वापस बॉर्डर टाउन में सब कुछ शांति से चल रहा होता है और एना हॉट एयर बलून से नज़ारे देख कर पूरी तरह से हैरान हो रही होती है। वो सोराया की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या उसे ये सब इतना पसंद आ रहा है, लेकिन एना एक पल के लिए चुप हो जाती है जब वो देखती है कि सोराया ने ऊपर से देखे गए सीन्स की कितनी सारी पेंटिंग्स बना दी है और वो अपने शब्दों को संभालने की कोशिश करती है। वो सोराया की पेंटिंग्स के बारे में कुछ कहना चाहती है जबकि सोराया उसे जवाब देने का वेट करती है। जब वो आखिर में ज़मीन पर उतरते हैं तो राजकुमार कमरे में खुशी से दौड़ता हुआ आता है। वो खुशी से झूम रहा होता है क्योंकि उसे पता चला है कि सोराया का पेंटिंग स्टाइल एकदम से बदल गया है। जब नाइटिंग की नज़र सोराया पर पड़ती है वो तुरंत शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सोराया की जादुई शक्तियां काफी बदल चुकी हैं। राजकुमार पूछता है कि क्या उसकी शक्तियां एना की तरह इवोल्व हुई हैं। जब वो सोराया की नई पेंटिंग्स देखता है तो वो नोटिस करता है कि इसमें एक मोटा सा टेक्सचर है। नॉर्मल पेंटिंग तो पेंटिंग होती है लेकिन ये बिल्कुल रियल फील दे रही है, जैसे बादलों की नरम फीलिंग, कासल की पथरीली दीवारें और पेड़ों की छाल इतनी रियल सी लगती है जैसे कि उसे छू सकते हैं। ये सब पेंटिंग्स को इतना रियलिस्टिक बनाता है कि इस दौरान सोराया मानती है कि वो इस टेक्सचर को और भी बढ़ा सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे बहुत दर्द होता है। नाइटिंग पेड़ के टेक्सचर को छीनने की कोशिश करती है, छिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं उतार पाती। लेकिन फिर एना अपने धागों से उस टेक्सचर को निकालती है जो बिल्कुल असली लकड़ी जैसा दिखता है। राजकुमार पेंटर की तरफ देखता है और पूछता है कि उसने पेंटिंग का टेक्सचर आखिर बढ़ाया कैसे। सोराया अचानक समझ जाती है और बताती है कि ये सब हॉट एयर बलून से देखे गए नज़ारों की वजह से हुआ है। ऊपर से देखने पर वो चीज़ों को और भी ज़्यादा समझ सकती है और ये सब कुछ पहले उसने कभी नहीं देखा था, जिस वजह से वो पुरानी पेंटिंग्स जो उसे रियलिस्टिक लगती थी वो बिल्कुल गलत थी। जैसे पेड़ सब पॉइंट दिखते थे और पहाड़ बिल्कुल 2D में था, अब वो हर चीज़ को 3D में देख रही है जिससे कि वो उस जगह की, उस चीज़ की, उस वस्तु की 3D मॉडल की तरह समझ पा रही है। कुछ समझ नहीं आता था उसे, पहले कुछ समझ नहीं आता था तो उसने अपनी पेंटिंग्स को उन शानदार नज़ारों से मैच करना चाहा। उसने राजकुमार के बताए गए उन छोटे बॉल्स यानी एटम्स के बारे में सोचना शुरू किया और उसने अपने ब्रश स्ट्रोक्स को रंग से बिरंगे बॉल्स की लेयर के रूप में इमेजिन किया तो एक पूरी तस्वीर बना दी और बस उसकी पेंटिंग्स के टेक्सचर आ गए। हरे पेड़ उभर कर दिखने लगे और नीली नदियां गहरी दिखने लगी जो पेंटिंग्स को 3D इफेक्ट देता है। सोराया शर्माकर कहती है कि उसकी शक्ति अनाज जितनी यूजफुल नहीं है, उसकी शक्ति एना जैसी यूजफुल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ पेंट कर सकती है। राजकुमार उसे तसल्ली देता है कि ये बहुत कीमती है और उसके पास एक परफेक्ट आइडिया है जो शायद उसके नहाने के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सोराया शर्मा जाती है जबकि नाइटिंग उसे शक से भरी हुई नजरों से देखती है। राजकुमार समझाता है कि सोराया जो चीज बनाती है उसे पेंट कहने के बजाय मैजिक से बनी कोटिंग कहना ज्यादा सही है। अगर ये कोटिंग सेफ्टी पास कर लेता है तो वो सोचता है कि इसे वाटर पाइप बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। लड़कियां पूछती हैं कि वो इन पाइप्स का क्या करने वाला है तो राजकुमार उन्हें बताता है कि अब किसी को भी रोज नहाने के लिए पानी नहीं ढोना पड़ेगा, उनके कमरों में पाइप्स लगा दी जाएगी। वो बताता है कि वो एक आयरन पाइप को मोल्ड की तरह यूज करेंगे, उसे कागज में लपेटेंगे और सोराया अपनी मैजिक कोटिंग से उसे कोट करेगी। जब ये कोटिंग सूख जाएगा तो एक मजबूत पाइप बन जाएगा। इस दौरान नाइटिंग नोटिस करती है कि राजकुमार टेक्निकल बातों पर कितना एक्साइटेड हो जाता है। जब वो देखती है कि वो एना के करीब आ रहा है तो उसे तुरंत जलन होने शुरू हो जाती है। वो जल्दी से नजर हटा लेती है और गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर मार देती है। उसका मूड देखकर साफ समझ में आ रहा होता है कि वो बहुत नाराज है। राजकुमार को जल्दी ही पता चल जाता है कि वो किसी बात से तो परेशान लग रही है। अब थोड़ी देर बाद राजकुमार अकेला बैठकर सोच विचार कर रहा होता है। वो रेड वाटर रिवर का
पानी स्टोर करने के लिए एक बड़ा टैंक बनाने के बारे में सोच रहा होता है। वो स्टीम इंजन के थ्रू पानी को टैंक्स तक पहुंचाने का प्लान बनाता है। जब हर घर में पानी आ जाएगा तो वहां आसानी से बाथरूम और टॉयलेट्स लगा सकते हैं। वो अपने इस आइडिया को सोचकर काफ़ी खुश होता है। इतना काम करने के बाद वो अपनी कमर सीधी करता है और नाइटिंग की याद आने लगती है। वो उसे बुलाने के लिए आवाज़ देता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। जब वो कुछ अनोखा करने का सोचता है, वो नाइटिंग के ड्रॉ में से रखे हुए स्नैक्स खाने का प्लान बनाता है। लेकिन उसके ये सोचने से पहले ही नाइटिंग खुद वहां आ जाती है और उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि वो उसकी ड्रॉ हाथ ना लगाए। राजकुमार फिर पूछता है कि वो आजकल इतनी उदास क्यों है। वो कहती है कि वो बस उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी क्योंकि राजा ने ही उसे कहा था कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे। राजकुमार इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो आजकल बहुत बिजी था लेकिन वो उसका काफी शुक्रगुजार है कि वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां होती है। वो फिर से ड्रॉ खोलता है और एक स्पेशल तरीके से बनाई गई गन निकालता है। वो बताता है कि ये गन उसे वो पहले देना चाहता था लेकिन इस गन पर पैटर्न्स स्क्रब करने के लिए ज्यादा ही टाइम लग गया। ये रिवॉल्वर बिल्कुल अलग है और पहले बनाए गए किसी भी गन से कहीं ज्यादा बेहतर है। नाइटिंग खुशी से वो गन लेती है और वो एक पल के लिए शौक सी हो जाती है और हकलाते हुए शुक्रिया कहती है। फिर वो तुरंत पूछती है कि क्या उसे इस रिवॉल्वर का यूज सिखाएगा। राजकुमार हाँ कहता है। जब वो बाहर निकलते हैं लाइटनिंग तुरंत शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देती है। हैरानी की बात यह है कि उसका पहला शॉट ही टारगेट पे बिल्कुल परफेक्ट ये काफी इंप्रेसिव है क्योंकि बेचारा नाइट कार्टर काफी दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी रेड डॉट पर निशाना नहीं लगा पाया था। वो पूछती है कि क्या उसने अच्छा किया। इसके जवाब में राजकुमार हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि अब वो ट्रेनिंग सिमुलेशन की तरफ बढ़ेगी। नाइटिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, तो राजकुमार समझाता है कि टारगेट्स के ऊपर डिवाइन जजमेंट स्टोन्स लटके हुए हैं जिसका मतलब है कि वो अपने स्किल सही से यूज नहीं कर पाएगी लेकिन उसे कोशिश करनी होगी और उसके खिलाफ लड़ते हुए उसे गिराना होगा। अपना टास्क समझने के बाद वो तुरंत रेडी हो जाती है। जैसे ही वो शुरू करने वाली होती है राजकुमार उसे रोकता है और उसके ट्रिगर दबाने से पहले एक स्माइल के साथ वो उससे कहता है कि याद रखना शूट के समय इट्स हाई नून बोलना है। वो मस्ती में पलट कर पूछती है कि ये सजेशन है या ऑर्डर। फिर वो रेडी हो जाती है। इसके दिमाग में वो सारी बातें याद आती हैं जब वेंडी ने उसे कहा था कि वो पहले से ही राजकुमार के साथ है। अब वो एक कॉन्फिडेंस और लंबी सांस लेकर वो शुरू करती है। नाइटिंग उन डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट पर निशाना लगाती है और हर एक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हिट करती है। वो अपने आप को याद दिलाती है कि वो राजकुमार की ढाल है और हमेशा उसका साथ रहेगी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन वो फाइनल शो होना है और पूरा शहर उनकी प्रैक्टिस किए हुए प्ले को देखना चाहता है और सब लोग इकट्ठा वहां पे हुए होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबके लिए फ्री है। राजकुमार ने मर्चेंट लेडी मार्गेट को भी दावत दी है। भीड़ में एक और मर्चेंट ऑग भी है जो बोडो टाउन के खाने का इतना बड़ा फैन बन गया है कि उसे बेहद स्वादिष्ट और दूसरी दुनिया का खाना मानता है। अब इस दौरान फिज का मर्चेंट मार्लन उन चाय के कप्स के मटेरियल को और क्वालिटी से इतना इम्प्रेस्ड हो जाता है और कुछ कप्स खुद के लिए खरीदने के लिए सोचता है। बाकी मर्चेंट्स भी अपने बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। मार्गेट उनकी तरफ से माफी मांगती है। वो कहती है कि मर्चेंट बस आम लोग होते हैं जो पैसे की बात करना नहीं छोड़ते। वो राजकुमार का समय लेने के लिए माफी मांगती है। ऊपर आसमान में लाइटनिंग पॉपकॉर्न खाकर मजे ले रही होती है जबकि मैगी उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो सारा पॉपकॉर्न खुद ही खा रही है। नीचे जमीन पर राजकुमार हैरान है कि लाइटनिंग ने मार्गेट को नहीं पहचाना जबकि वो उसके लिए एक माँ जैसी थी। मार्गेट उसे समझाती है कि वो जब बहुत छोटी थी तब अलग हो गए थे, इसलिए हो सकता है कि वो उसे भूल गई, इसलिए वो बस नेचुरली उसके साथ वापस जुड़ना चाहती है। मार्गेट फिर पॉपकॉर्न के बारे में पूछती है और सोचती है कि क्या ये भी कोई शाही खाना है। राजकुमार हाँ में सिर हिलाता है लेकिन असल में उसके लिए लीफ के स्पेशल कॉर्न सीड्स को यूज किया था और एना की हेल्प से ये पॉपकॉर्न बनाए गए थे। उसने सोचा था कि पॉपकॉर्न खाए बिना प्ले देखना में मजा नहीं आएगा लेकिन मार्गेट को उस पर थोड़ा सा शक होता है क्योंकि वो पहले ही किंग सिटी में रह चुकी है। बिना रूड हुए वो राजकुमार से कहती है कि वो उनकी तारीफ करना बंद करे और फिर पूछती है कि उसका सबसे करीबी दोस्त कौन था। पता चलता है कि राजकुमार रोलैंड का कोई खास दोस्त नहीं था क्योंकि वो बस एक ठरकी बंदा था और उसका
सबसे ज्यादा करीबी साथी उसका जादुई हाथ यार्को था, जिसका वो कासल की हर औरतों को छूने के लिए यूज किया करता था। मार्गारेट ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि उसने भी सुना था कि वो लड़कियों के साथ काफी खुश रहता है। बेचारा रोलैंड थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि उसने गलती से कुछ अजीब बात बोल दी। वो फिर टॉपिक बदलता है और सबको शो पर फोकस करने के लिए कहता है और इस तरह सिंड्रेला की कहानी शुरू होती है, जिसमें लेडी आयरिन जो फरहान एल्टेक की पत्नी है सिंड्रेला का रोल प्ले करती है। कास्ट में एक और शानदार एक्टर भी है जिसका नाम है मे, जिसे स्टार ऑफ द बेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो स्टेज पर एकदम शानदार दिख रही होती है। मार्गारेट को जल्दी ही पता चल जाता है कि वो कौन है और उसे वहां देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। राजकुमार उसे चुपके से देखने के लिए कहता है, लेकिन मार्गारेट इतनी एक्साइटेड है कि वो मे की तारीफ जोर जोर से करने लगती है। लगता है राजकुमार को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि लेडी आयरिन अपनी इतनी फेमस दोस्त को यहाँ परफॉर्म करने के लिए लाएगी। उसके होने से शो को 4 चांद लग जाते हैं। मे की एक्टिंग काफी रियलिस्टिक लगती है। जब वो सिंड्रेला को जमीन पर धकेलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसे दर्द देना चाहती थी। ये सब इतना शानदार होता है कि भीड़ में सब लोग चुपचाप सचमुच चिंता में पड़ जाते हैं। राजकुमार को भी लगता है कि शायद मे को आयरिन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसे ट्रीट कर रही है। शो फिर से चलने लगता है। सब लोग इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और लेडी आयरिन भी नोटिस करती है कि उसकी दोस्त ने सबका ध्यान खींच लिया। अब ब्रेक के दौरान ऑडियंस में से कोई आदमी कहता है कि परफॉर्मेंस इतनी रियलिस्टिक थी कि उन्हें भी थोड़ा सा डर लग गया था और वो लेडी आयरिन को और अच्छा करने के लिए हौसला देते हैं। वो जोश में आकर हाँ कहती है और इस बार आयरन पूरी तरह से सबका दिल जीतने के लिए रेडी है। जब शो दोबारा शुरू होता है तो उसमें लाइटनिंग का भी एक छोटा सा रोल होता है, जिसमें वो एक प्यारी सी जादूगरनी का रोल प्ले करती है। राजकुमार ने इस शो को बनाते समय डिटेल पर फोकस किया था, लेकिन इस सीन के एंड तक लेडी आयरन की ही पूरा शो चुरा लेती है और सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। मैं जो हमेशा अपनी एक्टिंग में परफेक्ट होती है, इस बार आयरन की शानदार परफॉर्मेंस के सामने पीछे रह जाती है और अपनी दोस्त को जीतता देखकर वो भी जेलस फील होती है। इसके पीछे एक पूरी पुरानी कहानी है। असल में आयरन का पति फर्लन लोंगसोंग फोर्टेस का सबसे हैंडसम आदमी था और अनेक औरतें उससे शादी करने का सपना देखती थी और आखिर में उसने आयरन को चूज किया और उससे शादी कर ली। अब वो इस लव ट्रायंगल ड्रामा के कारण अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। जब वो स्टेज से उतरती है वो देखती है कि नाइट कार्टर एक फूलों का गुलदस्ता ले लिए पकड़े हुए उसका वेट कर रहा होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो चीफ नाइट कार्टर लेनिस है। राजकुमार का नाइट और वो मैं की शानदार परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करता है। बिना समय बर्बाद किए वो उसे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, जिससे मैं शर्मा जाती है और अंदर से काफी खुश होती है। अब सीन लोंगसोंग फोर्टेस की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ भी कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ग्रे कासल के सिपाही वहां पहुंच चुके हैं। जब एम्बेसडर उन्हें अचानक देखता है तो घबरा सा जाता है। नीचे एक नाइट अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लेमन हास है जो राजा टिमोथी का संदेश वाहक है और वो किंग सिटी से एक संदेश लाया है। ये ब्रिज का दरवाजा नीचे करने का अनुरोध करता है ताकि उसकी टीम अंदर आ सके। एक नाइट जल्दी से परमिट लाता है और एम्बेसडर उसे देखता है। तब उसे पता चलता है कि इस पर सचमुच टिमोथी का एम्बलम लगा हुआ है। पेट्रोव जल्दी से समझ जाता है कि वो नए राजा के संदेशवाहक को ऐसे ही मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर ग्रे कासल के किंग के साथ बेकार में लड़ाई शुरू कर देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपने सिपाही को कहता है कि 3 तेज घोड़े ले और बॉर्डर टाउन चला जाए और जाकर राजकुमार रोलैंड को ये खबर दे कि टिमोथी के सिपाही उनके दरवाजे पर आ चुके हैं। अब सोचो अगर उनके पास स्काइप जैसा कुछ होता तो सारे राजा और राजकुमारों को एक गुस्से वाला कॉन्फ्रेंस कॉल देखकर कितना मजा आता। या स्काइप होता या तो फिर व्हाट्सएप ही होता। शायद ये कॉल ऑफ ड्यूटी के लॉबी से भी ज्यादा टॉक्सिक होता, और अगर डिस्कॉर्ड होता तब तो मजे ही आ जाते। अब सिपाही दौड़ता हुआ जाता है तो पेट्रोव उम्मीद करता है कि राजकुमार रोलैंड को ये खबर जल्दी मिल जाए। दुश्मन के संदेशवाहक ग्रुप में 50 से कम लोग हैं तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं लगते। अब पेट्रोव के पास उन्हें अंदर आने देने के सिवाय और कोई चॉइस ही नहीं थी। जब गेट नीचे की तरफ खुलता है, नीचे खड़े नाइट में से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है और लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस दौरान बॉर्डर टाउन में सब चिल कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि राजकुमार रोलैंड ने इस दुनिया में पहला बाथ टब बनाया है। सब लोग उसे सवालों के घेरे में घेर लेते हैं। वो
उन्हें सब्र से सब कुछ समझाता है। जब वो पानी खोलता है तो पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये पानी पी सकते हैं और ये आता कहाँ से है। राजकुमार रोलैंड बताता है कि इसे सीधा पानी सेफ नहीं है जब तक इसे उबाला ना जाए। एना फिर टैंक के प्रिंसिपल के बारे में समझाती है। वो उन्हें दिखाती है कि कैसे इस बेसिक तरीके से पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने इस पानी के टैंक को एक ऊंची जगह पर रखा है ताकि ये हर घर तक इफेक्टली पहुंच सके। जब राजकुमार रोलैंड को इस सब को ये टेक्निकल बातें समझा रहा होता है तो एक शरारती लड़की अपने आप को रोक नहीं पाता और एक बटन को दबा देती है, ये देखने के लिए कि क्या इससे क्या होता है। और जैसा सबको पता है, अगले ही पल पानी ऊपर के स्टील पाइप से बारिश की तरह निकलने लगता है। राजकुमार रोलैंड जल्दी से आगे बढ़ता है और शावर के बारे में सबको बताने लगता है। इस दौरान सिस्टर लिली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बीच में बोल पड़ती है और पूछती है कि राजकुमार ने पूरा हफ्ता कासल में सिर्फ अपने नहाने को और आसान बनाने में काम किया है। वो खुलेआम कहती है कि नॉवेल्स को अपना आराम पसंद होता है और राजकुमार भी उन सब से कोई अलग नहीं है। लेडी स्क्रोल तुरंत लिली को चुप कराती है और चुप रहने को कहती है, लेकिन राजकुमार रोल शांत रहता है और उसे समझाता है कि आराम के पीछे भागना ही इंसान की प्रोग्रेस का कारण है। वो इससे अनजान नहीं है। उसकी इस कैजुअल लेकिन चतुर वाली बात के बाद लिली बस नाक चिढ़ाती है और मुंह फेर लेती है। बाद में जब राजकुमार अकेला लिली की इस बदतमीजी के लिए माफी मांगती है, लेकिन राजकुमार बस हाथ झटक कर कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक लिली के बारे में ज्यादा नहीं सुना और वो उसे सही से जानता है। स्क्रोल बताती है कि लिली को कई बार धोखा दिया गया था, इसलिए वो अब उसे किसी पर भरोसा करना में बहुत मुश्किल लगती है। वो बताती है कि काफी समय पहले वो रेड वाटर सिटी में घूम रही थी, तब उसने अपनी मैजिकल पावर को सेंस करने की शक्ति से लिली को एक शेल्टर में ढूंढा था। असल में पहले लेडी स्क्रोल अलग अलग शहरों में जाती थी और एक नॉवल की बीवी बनने का नाटक करती थी। वो एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती थी। इस तरह वो ध्यान से देखती थी कि कोई जादूगरनी जैसी लिली वहां पे है या नहीं। लेकिन जब उसने लिली को अडॉप्ट करने की कोशिश की तो शेल्टर के मालिक ने मना कर दिया और कहा कि बच्चे तब तक अडॉप्ट नहीं की जा सकते जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। इस बात से लेडी स्क्रोल को शक हुआ और नाइटिंग ने शेल्टर के बारे में जांच शुरू की। उसे पता चला कि पिछले 10 सालों में 3 जादूगरनियों को चर्च को बेच दिया गया था, खूबसूरत लड़कियों को सजाया जाता और नॉवेल्स को बेच दिया जाता, जबकि बाकी को शेल्टर के पीछे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब उन्होंने शेल्टर के मालिक से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो ये सब पैसे के लिए नहीं बल्कि लड़कियों पर कंट्रोल और उन्हें मारने के अपने गंदे शौक के लिए करता था। तब उनका लीडर जो कारा थी, उसने गुस्से में आकर उस आदमी को मार दिया था। जब उन्होंने बची हुई लड़कियों को बीच एसोसिएशन में शामिल होने का ऑफर दिया तो उन लड़कियों ने उन्हें नफरत भरी नजरों से देखा, जैसे वो जादूगरनियां उन्हें बचाने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए आई हों। और कुछ को तो लगता था कि उन्हें सचमुच कोई नॉवल एडॉप्ट करने वाला था, लेकिन जादूगरनियों ने सारा काम खराब कर दिया। लिली भी उनमें से एक थी, लेकिन जब कारा ने उन लड़कियों को उनकी दोस्तों की डेड बॉडीज दिखाई जिन्होंने एडॉप्शन के बहाने मार दिया गया था, उन सब की आंखें ये सीन देखकर खुली की खुली रह गई। वो सब जंगल में मरी हुई पड़ी हुई थी। ये देखकर लिली इतनी घबरा गई कि उसे उल्टियां होने लगी और वो बैंडी के हाथों में बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वो इमोशनली बिल्कुल शॉक सी हो गई थी, जैसे कोई पुतला रहता हो। मगर बैंडी की देखभाल में लिली धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसके इस एक्सपीरियंस ने उसके दिल में नॉवेल्स के लिए गहरी नफरत भर दी, जिसकी वजह से शायद वो कभी कभी राजकुमार के साथ कठोर तरीके से बात करती है। राजकुमार को लिली के लिए काफी अफसोस होता है और वो सोचता है कि इतना कुछ सहने के बावजूद भी फिर भी वो स्माइल करती है। जब लेडी स्क्रोल एक सवाल पूछने की परमिशन मांगती है और राजकुमार उसे बोलने का इशारा देता है, ठीक उसी समय लेडी स्क्रोल नाइटिंग को आवाज देती है, जो तुरंत एक भूत की तरह उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब तक रोलैंड को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये लड़कियां असल में क्या प्लान कर रही हैं। लेडी स्क्रोल आखिर में राजकुमार से एक अजीब सा सवाल पूछती है। वो कहती है कि जैसे वो एक जादूगरनी से शादी करने का सोच रहा है, तो क्या उसे पता है कि जादूगरनियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती। राजकुमार को यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछता है कि क्या ये सच है या सिर्फ कहानी की बातें हैं। स्क्रोल उदास होते हुए कहती है कि
ये कठोर सच्चाई है जो इतिहास में भी साबित होती है, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे किसी भी जादूगर रोलैंड इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की तरह सोचता है। वो सोचता है कि शायद जादूगरनी एक अलग स्पीसीज में इवॉल्व हो चुकी हैं जो नॉर्मल लोगों के साथ जीन्स मिक्स नहीं कर सकती। लेकिन वो फिलहाल इस बात को साइड में रखता है और बाद में सोचने का फैसला करता है। उसकी नज़र में ऐना के लिए उसका प्यार इस बात से नहीं जुड़ा है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है या नहीं। राजकुमार राजनीति के लिए ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें नेपोटिज्म ना हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही अगला राजा होगा। जैसे आजकल वोटिंग का जमाना चल रहा है, उसके ख्याल में बच्चे ना होने का फायदा ये भी है कि वो इस बड़े पावरफुल फैमिली क्लास को बढ़ने से रोकता है और इससे जादूगरनियों और आम लोग एक अच्छे संबंध के रूप में करीब आ सकते हैं। तभी अचानक नाइटिंग उसकी बात काट देती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। वो तो पहले थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे यकीन दिलाता है कि उसके फीलिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया और वो अब भी एक जादूगरनी से शादी करने के लिए रेडी है। लेडी स्क्रोल चुपके से वहां से चली जाती है। रोलैंड सोचता है कि क्या वो खुश है या निराश। नाइटिंग भी चुप रहती है, जिससे रोलैंड ये मान लेता है कि सब कुछ ठीक ही है। तभी दरवाजा एकदम से खुलता है और नाइट कार्टर दौड़ता हुआ अंदर आता है और एक बुरी न्यूज़ देता है। वो बताता है कि लोंगसोंग फोर्ट्रेस पर टिमोथी की सेना ने कब्जा कर लिया है और पेट्रोव को कैद कर लिया है। राजकुमार ये सुनकर हैरान हो जाता है, खासकर जब कार्टर बताता है कि सिर्फ 50 नाइट ने पूरा फोर्ट्रेस खाली कर दिया। अब देखते हैं कि लोंगसोंग फोर्ट्रेस के कैथेड्रल में हुआ क्या था। सेना ने अंदर आते ही खून खराबा शुरू कर दिया था। चर्च का प्रीस्ट इन दुश्मन नाइट्स को देखकर शॉक हो जाता है। उसे शक होता है कि ये लोग भी चर्च वाली जादुई गोलियों का यूज कर रहे हैं। नाइट लेमन कहता है कि ये सब चर्च की हेल्प के कारण हुआ है, जिससे उन्होंने पूरा लोंगसोंग फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया। वो अपनी तलवार उठाता है और प्रीस्ट को मारने से पहले कहता है कि इस स्पीड से राजा टिमोथी जल्दी ही ग्रे कासल का एक कर देगा। कहते हुए वो उस आदमी को काट देता है। एक और नाइट आता है और सर लेमन को बताता है कि उन्होंने बेसमेंट में और गोलियां मिली वहां 4 डिब्बे हैं जिनमें से कम कुछ 1000 गोलियां हैं। सर लेमन को ये सुन खुश हो जाता है और कहता है कि जल्दी ही यहाँ 1000 सिपाही और आने वाले हैं। इनकी इतनी गोलियों के साथ वो बॉर्डर टाउन के खिलाफ लड़ाई से पहले ही काफी अच्छी तैयारी कर लेंगे। वो राजकुमार रोलैंड का चेहरा देखने के लिए काफी उतावला है जब वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। बस यही सोचता है कि बस हमारे सैनिक आएंगे, 1000 गोलियां खाएंगे और बस चढ़ाई करेंगे रोलैंड। वापस अब सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर टाउन में, जहां राजकुमार रोलैंड बेचैन होता है और अपने स्काउट्स का वेट कर रहा होता है जो लोंगसोंग फोर्ट्रेस की सिचुएशन चेक करने गए थे। ठीक उसी समय नाइटिंग एक स्माइल के साथ खुश हो जाती है जब नाइटिंग और मैगी को वापस आता हुआ देखती है जो खिड़की के रास्ते में ऑफिस से उतरते हैं। लाइटिंग बिना सांस लिए बताती है कि टिमोथी की सेना लोंगसोंग फोर्ट्रेस से निकल चुकी है और 1000 लोगों के साथ सीधा यहाँ आ रही है। राजकुमार ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि 50 सिपाही 1000 में कैसे बदल गए। मैगी फिर बताती है कि उनमें से सिर्फ 6 लोग घोड़ों पर है, बाकी सब पैदल हैं। वो आगे बताती है कि उनके कपड़े साधारण हैं, ज्यादातर सिपाहियों के पास आर्मर तक नहीं है और उनके हथियार ज्यादातर भाले हैं जिनमें से कुछ के पास तलवारें हैं। राजकुमार तुरंत सब समझ आता है और उसके बताए हुए हुलिये से अंदाजा लगाता है कि इस सेना में शायद सिविलियंस या मजदूर भी हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि टिमोथी ऐसे बेकार लोगों को क्यों भेज रहा है। वो हैरान है कि टिमोथी ने बॉर्डर टाउन को ड्यूक रायन के बीच हुई लड़ाई से कुछ नहीं सीखा, जहां 200 नाइट बॉर्डर टाउन को हिला भी नहीं सके थे। ये साधारण लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे। तभी उसे एक बिजली का झटका सा लगता है जब उसे समझ आता है कि टिमोथी चर्च की जादुई गोलियां यूज करके उन साधारण लोगों को योद्धा बनाने का सोच रहा है ताकि वो रोलैंड के कैनन्स का सामना कर सके। उसे शुरू से ही शक था कि चर्च टिमोथी को सपोर्ट कर रहा है। अगर बॉर्डर टाउन को इन 1000 लोगों की सेना का सामना करना पड़ जाए तो उसे यकीन है कि उसकी आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजकुमार पूछता है कि क्या उन लोगों के पास डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट थे, तो नाइटिंग कहती है कि उसने करीब जाने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन मैगी ने एक बाज का रूप धारण करके बाद में सब कुछ देख लिया था। केक खाते हुए मैगी बताती है कि उसने कोई स्टोन्स नहीं देखे, लेकिन हो सकता है कि वो उनके कपड़ों में छुपे हुए हों। राजकुमार फिर नाइटिंग को मैगी के साथ दोबारा नदी के किनारे जाने का काम देता है। वो उन्हें कहता है कि जब वो सेना के पास पहुंच जाएं तो उन्हें सावधान रहना होगा और नाइटिंग को अपने छुपने वाली शक्ति यूज करके उनके पास जाना होगा ताकि वो और जांच कर सके। जब वो उनके पास पहुंच जाएगी तो उसे देखना होगा कि क्या वो लोग डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट लाए हैं या नहीं।
उनका मिशन मिलने के बाद नाइटिंग खिड़की से बाहर निकल जाती है और मैगी के साथ उड़कर चली जाती है। राजकुमार पीछे अकेला रह जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है और उसने लोंगसोंग फोर्ट्रेस पर जरा ध्यान नहीं दिया और सारे सिपाहियों को बॉर्डर टाउन ले आया, जिससे एम्बेसडर पेट्रोव बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन एना तुरंत उसे कहती है कि वो अपने पछतावे को बचा कर रखे, क्योंकि अभी उसे ये सोचना है कि 1000 लोगों की सेना का सामना कैसे करना है जो 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएगी। वो उसके पास आती है और यकीन दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अब कुछ समय बाद बॉर्डर टाउन में युद्ध की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं और तो नाइटिंग भी वापस आ चुकी होती है। राजकुमार उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला या नहीं। वो बताती है कि उनके पास सिर्फ कुछ ही डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट थे। लाइटिंग फिर राजा से पूछती है कि वो जमीन में बड़े बड़े गड्ढे क्यों खोद रहा है। तो राजकुमार बताता है कि ये सब बंकर्स के लिए है। दोनों लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। तो वो समझाता है कि इन गोलों के चारों तरफ दीवारें बनाई जाएंगी जिनमें एक छोटी सी खिड़की होगी जहां से सिपाहियां गोलियां चला सकेंगे और खुद सेफ रहेंगे। वो अपने सिपाहियों को उन राक्षसों और पागल लोगों के वार से बचाना चाहता है। वो बंकर्स ही उनके लिए परफेक्ट है। उसने 20 ग्रुप भी बनाए हैं जो हर एक के पास एक कैनन होगा और 20 किलो की गन है जिसका रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा है। लड़कियां ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इन कैनन्स के होते हुए उन्हें कोई नहीं हरा सकता। राजकुमार स्काउट ग्रुप को कहता है कि वो कुछ खा ले क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद वो भूखे होंगे। इस दौरान नाइटिंग एना से कहती है कि वो लड़ाई के दौरान राजकुमार रोलैंड के पास रहे क्योंकि उसे एक स्पेशल मिशन हैंडल करना है। एना इसके लिए हाँ करती है और अपनी दोस्त को कहती है कि ये काम उस पर छोड़ दे। दूसरी तरफ टिमोथी की सेना बॉर्डर टाउन की तरफ बढ़ रही होती है जिन्हें कमीना नाइट लीमन लीड कर रहा होता है। वो अपनी सेना को जल्दी चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर यहाँ किंग सिटी के नाइट्स होते तो रोलैंड का सिर अब तक राजा टिमोथी के पास पहुंच चुका होता। उसका दोस्त उसे रिलैक्स करने को कहता है और बताता है कि बिना वो कहता है कि एक नाइट होने के नाते उसे जेलसी होती है क्योंकि उन्हें बचपन से ट्रेन किया जाता है और कड़ी मेहनत के बाद वो एक नाइट बनते हैं। लेकिन ये गोलियां उनके सालों की मेहनत को बेकार कर देती हैं क्योंकि इनके साथ तो एक साधारण किसान भी आसानी से लड़ सकता है। इसके जवाब में लेवन कहता है कि जो लोग ये गोलियां लेते हैं उन्हें बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जब इनका असर खत्म होता है तो वो पागल होने लगते हैं। जब वो दोनों ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं नाइटिंग इन लोगों पर नजर रखे होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग रुक जाते हैं और नाइट अपने कैप्टन को बताता है कि उन्हें बॉर्डर टाउन के सिपाही दिख गए हैं। लेमन हैरानी से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एम्बेसडर पेट्रोव इतनी जल्दी रोलैंड को सावधान कर देगा। वो बताता है कि उसने सुना था कि बॉर्डर टाउन ने ड्यूक राइन के खिलाफ युद्ध में बहुत शक्तिशाली वेपन्स यूज किए थे। जब वो वेपन्स चलते थे तो एक तेज चमक और जोर का धमाका होता था। उसे यकीन है कि वो यहाँ बड़े पहियों वाले वेपन्स ही थे जो वो देख पा रहा है, लेकिन जितना उसने सोचा था ये उससे भी ज्यादा बड़े लगते हैं। उसका दोस्त कहता है कि उन्हें जल्दी चलना होगा ताकि वो इन कैनन से बच सकें। उसका दोस्त हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि उनके पास 1500 लोग हैं और ये जादुई गोलियां खाकर वो रेस के घोड़ों की तरह दौड़ सकते हैं, तो इस बार वो बॉर्डर टाउन को आसानी से ही खत्म कर देंगे। तभी उसे नाइटिंग की डरावनी आवाज सुनाई देती है। नाइटिंग की आवाज सुनकर लीमन को एक झटका सा लगता है और वो पूरी तरह से डर जाता है। वो उसकी डरावनी हंसी सुनकर जल्दी से मुड़कर देखता है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि उसका दोस्त भी कहता है कि उसे कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी, शायद ये उसका बहम है। यही सोच के वो इस बात को खत्म करता है, जबकि कैप्टन लीमन अपने दोस्त लेविन को कहता है कि वो कुछ लोगों को लेकर जंगल में जाए और वहां से चुपचाप अटैक करे। वो सबको जोश दिलाता है और लड़ाई के लिए रेडी करता है और तभी लेडी इको अचानक कहीं से प्रकट होती है। वो तुरंत वाइस कैप्टन लेविन की आवाज को कॉपी करके सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि वे अपनी गोलियां खा लें और आगे बढ़कर अटैक करें। सिपाही जोश में आ जाते हैं और तुरंत अपनी गोलियां निगल लेते हैं। लेविन ये सब देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो लेविन से पूछता है कि उसने ये क्या किया। तभी नाइटिंग सीधे उसके ऊपर प्रकट होती है और अपनी गन की नली सीधे लेविन के सिर पर रख देती है और ट्रिगर दबाते ही उसका दिमाग पूरी तरह उड़ा देती है। अब ये देखकर वो कमीना कैप्टन आखिर में अपने घोड़े से गिर पड़ता है।
अपने कैप्टन को यूं मरता देखकर उसका दोस्त 11 शोक में चला जाता है। इस दौरान सिपाही बस जानवरों की तरह बस आगे बढ़ते रहते हैं जैसे कि कुछ ना हुआ हो। लेकिन ये भयानक सीन देखकर वो डर जाता है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी आवाज की कॉपी कर रही होती है। वो जादूगरनी उन गधे योद्धाओं को बार बार बॉर्डर टाउन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। जब 11 को समझ आता है कि ये काम किसी जादूगरनी का है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ सिपाही तो उस पर ही वार करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गुस्से में उन्हें काटने लगता है। 11 गुस्से से कहता है कि वो इन जादूगरनियों को ढूंढकर उनके गले अपने हाथ से काट देगा। इस दौरान बॉर्डर टाउन में राजा के सिपाही उन पागल लोगों पर कैनन्स बॉल से वार करते हैं जिसमें वे सूखी डंडियों की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं। जो लोग बंकर के करीब पहुंच जाते हैं उन पर सिपाही गोलियां बरसा देते हैं जो हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। बॉर्डर टाउन के सिपाही ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये पागल लोग अपने पैर खोकर भी इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। कैप्टन ब्राइन को आखिर में समझ आता है कि राजकुमार ने उन्हें चेतावनी क्यों दी थी, क्योंकि ये लोग इंसान से ज्यादा डेमोनिक बीस्ट की तरह हैं। तभी कुछ सिपाही बताते हैं कि ये पागल लोग करीब आ रहे हैं। ब्राइन सबको ऑर्डर देता है कि निशाना लगाए और फायरिंग शुरू करे। जैसे ही वे फायर करते हैं गोलियां अपने निशाने पर लगती हैं। सिपाही बिना डरे लगातार फायरिंग करते रहते हैं। पतली मूंछों वाला कैप्टन अपनी गन रिलोड करता है और अचानक एक पागल नाइट को बंकर पर चढ़ते हुए देखता है। वो खुशी से उस पर निशाना लगाता है और उसे शूट कर देता है। गोली सीधा उसके सिर पे जाकर लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। अचानक एक सिपाही बाहर देखकर चौंक जाता है। तभी उसका कैप्टन उस पर चिल्लाता है और जल्दी नीचे झुकने को कहता है क्योंकि वो पागल लोग जल्द तेजी से भाला फेंक रहे होते हैं। लेकिन उनके स्पीयर्स बंकर की दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं और सिपाहियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही मजाक में कहता है कि वो इन भालों को देखकर इतना डर गया था कि उसने पैंट में ही मूत कर दिया। लेकिन उनका ये बार इस बंकर के आगे बिल्कुल बेकार निकला। लेकिन अफसोस के साथ उनका ये मजाक तुरंत खत्म हो जाता है जब एक भाला गलती से उस छोटी खिड़की के अंदर आ जाता है और सीधा एक सिपाही के कंधे में लग जाता है जिससे वो दर्द के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अब कैप्टन ये देखकर शॉक होता है और जल्दी से अपने सिपाहियों को फायरिंग जारी रखने को कहता है क्योंकि वो इस सिपाही का ख्याल रखेगा। कैप्टन उस आदमी का हाथ पकड़ता है और वो सिपाही पूछता है कि क्या वो मरने वाला है। इस पे कैप्टन को पता है कि उसकी हालत तो बहुत खराब है लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं है। वो अपने अभी भी ये भाला ऐसे ही नहीं निकाल सकता वरना खून और ज्यादा बह जाएगा और जिसके कारण इसकी मौत भी हो सकती है। उसे यकीन है कि नाना इसे बचा लेगी और वो सिपाही से कहता है कि थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले क्योंकि वो आज नहीं मरने वाला। वो डरते हुए सिपाही को यकीन दिलाता है कि जैसे ही लड़ाई खत्म होगी वो तुरंत नाना के पास ले जाएगा। अब इस दौरान वे पागल सिपाही लाशों से भरी हुई जमीन पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे गिरे हुए शरीरों के बीच से बिना किसी परवाह के बस दौड़ते रहते हैं। तभी एक इलीट सिपाही जल्दी से अपने साथियों को कैनन्स को 300 मीटर की रेंज के लिए एडजस्ट करने को कहता है और अगला शॉट लोड करने को कहता है। तुरंत फायर के ऑर्डर के साथ बड़े बड़े कैनन बॉल्स हवा में तेजी से उड़ते हुए जाते हैं और उन पागल योद्धाओं को तोड़ते हुए निकल जाते हैं। अचानक एक पागल सिपाही पर उस जादुई गोली का असर खत्म हो जाता है। वो डर से कांपने लगता है जब उसके पांव के पास एक बड़ा धमाका होता है और थोड़ी ही दूरी पर वो कैनन बॉल आकर गिरता है। वो तुरंत वापस भागता है क्योंकि वो बिल्कुल भी मरने के मूड में नहीं है। आखिर उसकी 3 बीवियां घर पर उसका वेट कर रही हैं। भाई देखो किस्मत भाई, कम 3 बीवियां भाई। सोचने की बात ये है कि साधारण आदमी के लिए इतनी बीवियां काफी हैं। दूसरे सिपाही भी जैसे जैसे तैसे होश में आते हैं वैसे ही पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि वे बिना किसी वजह के अपनी मौत की ओर दौड़ रहे हैं। अब इस दौरान एक जिद्दी सिपाही भागने के बजाय अपनी जगह पर डटा रहता है। शायद वो सचमुच पागल हो चुका है क्योंकि कौन एक 200 किलो का कैनन बॉल सीने में खाना पसंद करेगा। राजकुमार नोटिस करता है कि वो दुश्मन अब हड़बड़ा कर भागने लग गए हैं। उसे थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि जादुई गोलियां दर्द को तो रोक सकती हैं लेकिन डर को नहीं। वो खास तौर पर इस बात से घबराता है कि टिमोथी ने साधारण लोगों को जो सिपाही भी नहीं थे इस घटिया तरीके से उनका यूज किया। थोड़ी देर बाद जिस सिपाही के जिस कंधे में भाला लगा हुआ था उसे आखिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां नाना उसे तुरंत ठीक करना शुरू कर देती है। इस दौरान जंगल में नाइटिंग दुश्मन के तीर से बाल बाल बचती है लेकिन वो आंख झपकते ही गायब हो जाती है। नाइट अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करती है कि जादूगरनी भाग गई है। ये सुनकर लेविन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने सिपाही को डांटता है और उसने लाइटनिंग को मारा क्यों नहीं। अब उनके सामने जब वो उनके सामने थी उसने उसे मारा क्यों नहीं।
वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो भी जादुई गोलियां खा लें और जैसे ही वो दोबारा दिखें तो उसे मार दें। लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अचानक आगे आगे से तेजी से पेड़ पौधे निकलने लगते हैं और इन बेवकूफ़ों के रिएक्ट करने से पहले लीफ उनके गले दबा देती है। लेविन अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। वो अभी तक सही से समझ भी नहीं पाया होता है कि आखिर मेरे साथ ये बकचोदी हो क्या रही है। तभी नाइटिंग दोबारा प्रकट होती है। वो और लेविन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो आदमी उसे एक भूत कहता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि वो एक जादूगरनी है। अब मरने से पहले उसके दिमाग में आखिरी ख्याल ये आता है कि वो कितनी खूबसूरत है और फिर नाइटिंग ट्रिगर दबा देती है। अभी तो शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध खत्म हो चुका था। नाइटिंग सोचती है कि ये वाला युद्ध ड्यूक के साथ हुई लड़ाई से कहीं ज़्यादा आसान था। इस युद्ध में केवल 5 सिपाहियों को चोट लगी और नाना ने उन्हें जल्दी ठीक कर दिया। राजकुमार ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जैसे ही दुश्मन सिपाही अपने होश में वापस आए तो उन्हें जाने दें, और कहता है कि किसी को भी बिना वजह के मारना नहीं है। उसने लाइटिंग और मैगी को नजर रखने का काम दिया, जबकि सेना को मैदान साफ करने का काम कर दे दिया। जब जादुई पील का असर खत्म हुआ तो साधारण लोगों को इसके बड़े साइड इफेक्ट झेलने पड़े। सेना की एक टीम ने उन्हें इकट्ठा किया और लोंगसोंग फोर्टेस की ओर धकेल दिया। जिन नाइट्स को उन्होंने जिंदा पकड़ा था उनसे निकली गई इंफॉर्मेशन का यूज करके उन्होंने लोंगसोंग फोर्टेस में मौजूद बाकियों को भी आसानी से खत्म कर दिया। उन्होंने एम्बेसडर पेट्रोव को भी बिना किसी चोट के छुड़वा लिया। क्योंकि वो एक अमीर फैमिली का बेटा था, इसलिए दुश्मन नाइट्स ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार ने भी कुछ नए प्लान्स बनाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उसने आर्मी को और बढ़ाने का सोचा, साथ ही सड़कें बनाने और लोंगसोंग फोर्टेस में ज्ञान लाने का ऑफर किया। सब कुछ अरेंज करने के बाद वो बॉर्डर टाउन वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। जाते समय वो पेट्रोव से कहता है कि वो अपना काम संभाले और दोबारा उसे निराश न करे। पेट्रोव कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा, और वो फिर पूछता है कि जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है उनका क्या करना है। तो राजकुमार उससे कहता है कि उन्हें छोड़ देना सही रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि जादुई पिल्स के साइड इफेक्ट की वजह से वे वैसे भी ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। जब राजकुमार लोंगसोंग फोर्टेस का काम खत्म करता है वो बॉर्डर टाउन वापस जाने के लिए जहाज में चढ़ जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह जाग जाता है जब बाकी सब सोए होते हैं। तभी नाइटिंग पूछती है कि वो इतनी सुबह क्यों उठ गया है और उसे थोड़ी देर और सोने को कहती है। वो फिर पूछती है कि क्या वो उन साधारण लोगों के बारे में परेशान है जो जादुई पील की वजह से तड़फ रहे हैं, और शायद वो सही सोच रही थी क्योंकि राजा अभी भी इस बात से परेशान है। उन सबको टिमोथी ने जबरदस्ती यूज किया। वो कहता है कि अगर उन्होंने वो घटिया गोलियां नहीं ली होती तो वो दूसरों के कंट्रोल में नहीं आते, वे किसी अनजान जगह पर बेकार में नहीं मारे जाते। नाइटिंग उसे तसल्ली देती है, ये उसकी गलती नहीं है। ये दोहराती है कि ये जो भी हो रहा है इसमें राजा का कोई हाथ नहीं है, उसने तो अपने टाउन को बस सिक्योर करने के लिए उन लोगों को मारा है। लेकिन वो कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो इस बात से निराश है कि वो उन्हें रोक नहीं सका और टिमोथी के घटिया प्लान को युद्ध के लिए और भी लोग कुर्बान होंगे, और जो लोग पीछे से ये सब कंट्रोल कर रहे हैं और ये गोलियां बना रहे हैं उन्हें भी इस खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो फिर पूछती है कि क्या वो चर्च को खत्म करने का प्लान बना रहा है ताकि ये लोग परेशानी करना बंद कर दे, सब लोग जादूगरनियों के साथ खुशी से रह सकें। वो स्माइल करता है और कहता है कि वो ऐसा ही करने का प्लान बना रहा है। अगला सीन हमें स्लीपिंग आइलैंड का दिखाया जाता है जहां लेडी ऐश जहाज पर सफर कर रही होती है। उसके साथ एक आदमी भी है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है। वो पूछता है कि उसने स्लीपिंग आइलैंड ही क्यों चूज किया, जब जॉर्ज में कॉन्स्टेंट मून में बे में जैसे बड़े आइलैंड भी हैं। स्लीपिंग आइलैंड जाना बेकार है क्योंकि जब पानी का लेवल बढ़ता है तो ये पूरा डूब जाता है। ऐश उसे याद दिलाती है कि ज्यादातर लोग जादूगरनी से मिलना नहीं चाहते और उसे पता है कि स्लीपिंग आइलैंड आखिर में डूब जाएगा। लेकिन यही वजह है कि जॉर्ज का थर्ड सबसे बड़ा आइलैंड होने के बावजूद सारा साल खाली रहता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके बड़े होने का क्या फायदा है अगर वहां रहा भी ना जा सके, जिसके जवाब में ऐश कहती है कि क्योंकि जादूगरनी प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकती है इसलिए उसे इस छोटी सी बात का चिंता नहीं करनी चाहिए। वे इसे अपना एक छोटा सा देश बना लेंगी जहां चर्च के रूल्स लागू नहीं होंगे। वो फिर उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि वो आखिर बार स्लीपिंग आइलैंड पर कब गया था। वो कहता है कि वो लगभग 1 महीने पहले गया था जब वो जादूगरनियों के एक ग्रुप को वहां पर्ल राइस का खेत लगाने के लिए ले गया था। उसे अभी भी याद है कि वे सब कितनी खुश और शानदार थी।
अचानक एक सेलर को पास में कुछ दिखाई देता है और वो कैप्टन को सावधान करता है। वो बताता है कि सामने बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है। कैप्टन को यकीन नहीं होता क्योंकि इस जगह के आसपास केवल स्लीपिंग आइलैंड ही है और स्लीपिंग आइलैंड में कोई पत्थर नहीं है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन सेलर कहता है कि वो सच बोल रहा है, उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे सकती। इस दौरान ऐश बस स्माइल करती है और क्योंकि हमें पता है कि इस सब के पीछे कौन है। उन पत्थरों को कंफर्म करने के लिए कैप्टन खुद इसे देखता है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि स्लीपिंग आइलैंड और बड़ा और ऊंचा हो गया। ऐश उसे याद दिलाती है कि जब उसने कहा था कि जादूगरनियां प्रकृति से छेड़छाड़ कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद वे आखिर इस आइलैंड के पास पहुंचते हैं। आइलैंड पर जादूगरनियां इधर उधर दौड़ के बाहर आती हैं और एक जादूगरनी हनी, जो काफी एक्साइटेड है, सबसे आगे होती है। एक हरी आंखों वाली लड़की उसे शांत होने के लिए कहती है। तभी कुछ जादूगरनियों को अचानक कुछ दिखता है। जब वे पलट कर देखती हैं तो हरी आंखों वाली लड़की अपनी शक्तियों का यूज करती है और दूर से ही पहचान लेती है कि ऐश वापस आ गई है। जब जहाज किनारे पर पहुंचता है, मोली सबसे पहले ऐश का स्वागत करती है और ऐश उस छोटी लड़की के अच्छे नेचर के लिए उसके सर पर थपकी देती है। इस दौरान सेलर जैक इस बात से चौंक जाता है कि ये जगह जो कभी नर्क जैसी थी अब जन्नत में बदल गई है। मोली फिर बताती है कि उन्होंने आइलैंड को ऊंचा नहीं किया जैसा वो सोच रहा था, उन्होंने बस स्लीपिंग आइलैंड के चारों तरफ एक दीवार खड़ी की है। ऐश फिर छोटी लड़की की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो कुछ सामान उठाने में हेल्प कर सकती है। लड़की एक्साइटेड हो जाती है और अपना पानी का ब्लोब समन करती है, जो तुरंत सामान उठा लेता है और बाकी सबके साथ चलना शुरू कर देता है। जैक अपने डरपोक साथियों को मिडिल फिंगर दिखाता है, जो जादूगरनियों से डर रहे होते हैं, और उन्हें शायद याद भी दिलाता है कि अगर वे तीन अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगा दें तब भी मोली के छोटे से पानी के ब्लोकअप का सामना नहीं कर सकते। वो मोली को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन छोटी लड़की सीधा इनकार कर देती है। आखिर में जब मैं आइलैंड के दरमियान पहुंचते हैं, ऐश को सही में लगता है कि वो घर वापस आ गई है। कैप्टन भी इस बदलाव को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उन्होंने इस आइलैंड को एक कासल के रूप में बदल दिया है, क्योंकि अब ये जगह पानी के बढ़ने से भी नहीं डूबेगी। कैप्टन को लगता है कि वे अभी समुद्री लेवल से नीचे रह रहे हैं। अचानक वो दो डॉग्स की तरफ इशारा करता है और उसे अजीब लगते हैं क्योंकि एक समुद्री तल पर है और दूसरा पानी के ऊपर। वो पूछता है कि क्या वे दोनों को यूज करती है, तो मोली हाँ में सिर हिलाती है और कहती है कि जमीन के ऊपर वाला डॉग तब काम करता है जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, जबकि नीचे वाला तब काम करता है जब पानी थोड़ा रह जाता है। इस तरह उन्हें जहाज खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे पानी ज्यादा हो या कम। जब ऐश इस जगह की तारीफ कर रही होती है, मोली उत्तर की तरफ इशारा करती है और उन्हें लेडी टीली का पैलेस दिखाती है। वे लोग एक्साइटेड करते हैं और अब उन्हें अलग जाना चाहिए क्योंकि जहाज से और भी सामान उतारना है। मोली अपने सीनियर ऐश से कहती है कि वो अकेले आगे चली जाए। ये कहने के बाद मोली एक बार फिर स्माइल करती है। इस दौरान कासिल के कोर्टयार्ड में एक जादूगरनी अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। वो युद्ध कला में काफी निपुण दिखती है और उसका मैजिक सचमुच काफी डरावना लगता है। जब वो अपना स्टंट खत्म करके चुपचाप खड़ी होती है, ऐश चुपके से पीछे से जाती है और उसके आंखों को अपने हाथों से बंद कर देती है। वो लड़की ऐश की इस हरकत से थोड़ा गुस्सा तो हो जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद टिली बिम्डन है, जो कि रोलैंड की सिस्टर है और 5th राजकुमारी भी है। राजकुमारी ऐश का घर वापस आने पर अच्छे से स्वागत करती है और दोनों एक दूसरे को ऐसे गले लगाते हैं जैसे वे दोनों प्यार में हों।